एवरीवन। सो लास्ट वाली वीडियो हमने इकोलॉजिकल हायरार्की पे स्टॉप की थी, ये वाली। एंड यहाँ पे मैंने इस वक्त कहा था कि हम यहाँ पे हर हायरार्की के बारे में, हर यूनिट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वही अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला ऑर्गेनिज्म। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो इसके बाद वह जितने भी आप टॉपिक कराऊँगे मैं इस वीडियो में आपको, वो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिखे हुए हैं। आई रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, अभी भी बनाई थी जस्ट, एंड उसमें मैंने सारा खुद लिख के एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई। एंड उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, उसमें वीडियो वॉइस अच्छे से नहीं हो पाई, उसमें मेरी वॉइस बिल्कुल भी अच्छे से नहीं डल पाई, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। और मैंने उसमें इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सो इसलिए जो सारा लिखा हुआ है वही मैं आपको यहाँ पे इसे भी समझाऊंगी इसी के अंदर ही। सो होप यू गाइज़ आपको समझ में आ जाइए, एंड प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, एंड मेरी भी थोड़ी मजबूरी समझना, क्योंकि मैं अब इतना बड़ा टॉपिक दोबारा से नहीं लिख पाऊँगी, और जितना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन इसमें किया था शायद क्या पता मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन आपको ना कर पाऊँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म के हमने कहा था इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे नीचे वाला लेवल ऑर्गेनिज्म का था, तो इसका मतलब सबसे ये स्मॉलेस्ट लेवल है ये ऑर्गेनिज्म का। एंड अब हमें पता है ऑर्गेनिज्म का मतलब अगर मैं बोलूँ तो ऑर्गेनिज्म आप क्या समझते हो, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा कि ऑर्गेनिज्म का मतलब है सिर्फ ह्यूमन बींग्स। तो ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिज्म का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होता। ऑर्गेनिज्म मतलब सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल्स भी इसके अंदर आते हैं, प्लांट्स भी इसके अंदर आते हैं, माइक्रोब्स भी इसके अंदर आते हैं, तो वो होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म। तो अब ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना? ऑर्गेनिज्म बना एक सेल से, तो सेल से, टिश्यूज से, तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा हुआ? उसका नेचर हुआ सेलुलर नेचर। एंड अब वो सेलुलर नेचर है तो वो ए सेलुलर हो सकता है, फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर हम बात करें ए सेलुलर की तो उसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम पोरीफेरा में स्पॉन्जेस का, एंड मल्टी सेलुलर में एग्जांपल दे सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स का। एंड अब बात करें ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमें पता है हम ऑर्गेनिजम्स को काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये क्वान्टिटेटिव यूनिट है। लेकिन ये यूनिवर्सली बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें ग्रासेस की तो ग्रासेस को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते कि ये एक ग्रास है, दूसरी ग्रास है, तीसरी ग्रास कौन सी है, क्योंकि वो इकट्ठे ग्रो करती है, टुगेदर ग्रो करती है। उसी तरह स्पॉन्ज कौन सा? पोरीफेरा वाले, तो वो उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते कि वो कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, क्योंकि सारे वो इकट्ठे ग्रो करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक पॉइंट पिछली वीडियो में, कि ऑर्गेनिज्म जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, और ना ही इंडिपेंडेंट रह सकता है। वो क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करता ही करता है। बेशक से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना करे, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट की चीज़ों पे, फूड पे और वाटर पे, सब कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उन दोनों लाइन का मतलब वही है। और एक और बड़ी बात, एक ऑर्गेनिज्म की सबसे मेन फीचर क्या होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो टू रिप्रोड्यूस उसकी एबिलिटी है, अब वो एसेक्सुअली करे फिर सेक्सुअली करे, डिपेंड करता है। एक ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लगा सकते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म हायरार्की, ऑर्गेनिज्म के यूनिट के। अब सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो सेकंड हमारी हायरार्की आती है, इट्स अ पॉपुलेशन। फिर सेकंड यूनिट आती है हमारी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या हुई? इट्स अ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज ऑफ अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन एक ही स्पीसीज़ के होंगे, वो एक ही स्पीसीज़ सिर्फ। और कंडीशन क्या रखी गई है? एक सिंगल जोग्राफिकल एरिया का, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया हो वहाँ का, उसमें एक ही स्पीसीज़ के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसको हम नाम देंगे पॉपुलेशन। अब बात आती है कि एक सिंगल जोग्राफिकल एरिया, क्या पता कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक मान लो डॉग है, हाँ, डॉग की सिर्फ एक ही स्पीसीज़ है, एक ही तरह की स्पीसीज़ है, मान लो ए स्पीसीज़ है, ठीक है। अब क्या पता वो जो स्पीसीज़ है वो कहीं और रह रही हो, इसी ए स्पीसीज़ के डॉग कहीं और रह रहे हो, कुछ इसी स्पीसीज़ के डॉग कहीं और रह रहे हो, मतलब उनका एरिया अलग अलग हो। तो इस बेसिस पे उसको एक नई टर्म दे दी गई, सो कॉल्ड सिस्टर पॉपुलेशन, जहाँ पे उनका जोग्राफिकल एरिया अलग अलग होगा, लेकिन स्पीसीज़ वही है और सेम स्पीसीज़ के हैं, ठीक है। तो उसको नाम दे देंगे सिस्टर पॉपुलेशन। अदरवाइज अगर सिंगल एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया हो तो उसको नाम दीजिएगा पॉपुलेशन, एंड अगर वहाँ पे डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया हम यूज़ करेंगे तो उसको नाम देंगे हम सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है। अब आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या समझते हो कि यहाँ पे हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन
किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से डिक्रीज़ होती है। तो पहली इंपॉर्टेंट टर्म आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब इट्स अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। एक एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज़ के कितने इंडिविजुअल रहते हैं, इट्स अ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये बात आपको नॉर्मली पता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ कैसे होती है, इंक्रीज़ कैसे होती है। कुछ टर्म लाइक बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट से क्या होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, एंड डेथ रेट से पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है। एंड नेक्स्ट हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है सो कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब मैंने कहा कि बर्थ रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डेथ रेट से पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में आप क्या समझ सकते हो कि ओवरऑल मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इकोलॉजी में 11-12 में। तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, इट्स अ बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन, उसमें से माइनस करेंगे डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब जो भी आया उस एरिया में नया बंदा आया, एंड इमाइग्रेशन जो वहाँ से माइग्रेट कर चुका है। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो वो मेरी आएगी नेट पॉपुलेशन ग्रोथ। एक टर्म आती है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ की कितनी कैपेसिटी होना, किसी चीज़ को कैरी करने की कितनी कैपेसिटी होना। तो उसी तरह से हमें पता है कि नेचर की एक अपनी कैपेसिटी होती है, वो कितने बंदों को अपने अंदर एग्जिस्ट करा अपने कैरी कर सकती है, होती है ना। उसी तरह से इकोसिस्टम की भी एक अपनी कैपेसिटी होती है फॉर पॉपुलेशन। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट में मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है, अगर आपको पेपर वगैरह में लिखना है तो आपको इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। एंड अगले आती है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। नाम से पता चल रहा है फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि उतार चढ़ाव आना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि सडन इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन में सडन इंक्रीज़ होना, साथ साथ फॉलोड बाय उसमें डिक्रीज़ हो जाना। उतना ही जितना इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में उतना ही डिक्रीज़ हो जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। एंड अगली टर्म आती है इट्स सेक्स रेशियो, जो कि हमें पता है इट्स अ नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स। ये सबसे नॉर्मल डेफिनेशन है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको इजीली समझाने के लिए। अब जितने भी पॉपुलेशन है, अब हमारे सेकंड हमने यूनिट पढ़ी पॉपुलेशन में क्या था, एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स। उससे बड़ी यूनिट आती है स्पीसीज़। अब यहाँ पे हम सारी स्पीसीज़ को पढ़ेंगे, सारी स्पीसीज़ हमने यहाँ पे इकट्ठी रख ली, ठीक है। तो सबसे कॉमन डेफिनेशन जो आप शुरू से पढ़ते आए 11th में, इसकी स्पीसीज़ की डेफिनेशन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमने कहा कोई एक स्पीसीज़ है, तो एक स्पीसीज़ हमने बना दी। मान लो मेरी एक डॉग की है, डॉग की मैंने ये एक स्पीसीज़ बना दी, उसका नाम रख दिया ए। उसमें थोड़े वो कुछ दूसरी स्पीसीज़ बनाई, उसका नाम मैंने रख दिया बी। तो क्या सब पॉसिबल है कि जितने भी ए स्पीसीज़ के अंदर जितने भी डॉग्स हैं उन सब में कोई वेरिएशन ही ना हो, सारे सेम हो? कैसा हो सकता है? मतलब वो क्या पता, आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ए स्पीसीज़ के अंदर जितने भी डॉग्स हैं क्या वो सारे के सारे सेम हैं? ऐसा नहीं होता। सेम स्पीसीज़ के अंदर भी वेरिएशंस देखने को मिलती है। मेरा कहने का मतलब है कि ए स्पीसीज़ के अंदर जितने डॉग्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन तो ज़रूर होगी, और वो वेरिएशन कौन कौन सी होती हैं उसको हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। तो मैंने कहा कि सेम स्पीसीज़ के अंदर भी वेरिएशंस मिलती है। एग्जांपल समझते हैं, फ्रॉग के टेडपोल लार्वा की बात करते हैं। फ्रॉग का ही लार्वा होता है टेडपोल लार्वा। उस लार्वा को देखो, वो लार्वा बिल्कुल फिश लाइक होता है। उसकी जो लोकोमोशन होती है वो स्विमिंग टाइप होती है, और वो रेस्पिरेशन में ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करता है थ्रू गिल्स, ये बात हमें पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी एडल्ट फ्रॉग की, सेम ही स्पीसीज़ ली है, उसमें एक छोटा एक ले लिया लार्वा ले लिया, एक ले लिया बड़ा फ्रॉग ले लिया। लेकिन जो बड़ा फ्रॉग होता है वो तो लीपिंग टाइप लोकोमोशन करता है, एंड रेस्पिरेशन की बात करें तो वो तो पल्मोनरी और क्यूटेरियस रेस्पिरेशन करता है ना। तो यहाँ पे देखने को मिला कि एक लार्वा के पास फिश फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, टेल भी होती है, लेकिन एडल्ट फ्रॉग के पास ये तीनों चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब सेम ही स्पीसीज़ के अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिल गई। स्पीसीज़ तो सेम थी लेकिन वेरिएशन तो फिर भी आए। वही सेकंड पॉइंट आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट करना थ्रू सेक्सुअली कह सकते हैं। तो उसी तरह से कोई दो ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक मेल है और एक फीमेल है, हम उन दोनों बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक ही स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं। इस एक स्पीसीज़ में भी हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल के बीच में। तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ भी वेरिएशन आ गया। थर्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही क्या बनती है कि काफ़ी ज़्यादा मॉर्फोलॉजी, एक ही स्पीसीज़ में काफ़ी ज़्यादा मॉर्फोलॉजी के इंडिविजुअल्स मिलना। सबसे बेस्ट एग्जांपल हनी बी का। हनी बी मतलब जिसके अंदर हमें 3 तरह के इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं। स्पीसीज़ तो एक ही है
सिंगल स्पीसीज हनी बी, लेकिन वेरिएशन कितनी ज़्यादा है, पॉलीमॉर्फिज्म तक ये शो करते हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स मिलते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट जिसमें हमें सेम स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है वो है रिप्रोडक्शन के केस में। सेम स्पीसीज़ के अंदर ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है। मतलब मान लो एक डॉग है, डॉग हमने ए स्पीसीज़ का एक डॉग ले लिया, उस ए स्पीसीज़ के जो डॉग्स हैं उनमें मैंने एक ये डॉग ले लिया और एक ये डॉग ले लिया, इस डॉग को मैं कहीं और से लेके आई, इसको कहीं और से लेके आई, इनके बीच में ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। तो इसका मतलब जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाली जो चीज़ है वो किस किस बातों पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि क्या पता उन स्पीसीज़ के, उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में मैकेनिकल आइसोलेशन हो, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो, टेम्पोरल आइसोलेशन, फिर जेनेटिक आइसोलेशन हो कि जिस क्लाइमेट में वो पैदा हुए, क्या पता वहाँ का क्लाइमेट की वजह से उन दोनों की जेनेटिक्स ही अलग अलग हो जाए, या फिर जोग्राफिकल मैंने कहा कि एक को कहीं और से, एक को कहीं और से, तो उनकी कंडीशंस भी अलग होगी, ब्रीडिंग कंडीशंस भी अलग अलग होएंगी। जिस मतलब यहाँ पे एक ही स्पीसीज़ के दो डॉग्स के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे हमने एक ही स्पीसीज़ की बात की जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं डिफरेंट स्पीसीज़ लेऊँ तो उनके बीच में तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक लॉयन एंड टाइगर को ले लो, जहाँ पे इन दोनों को ब्रीड करवाया गया एंड ये दो तरह की हमें ब्रीड मिली, ठीक है, लाइगन एंड टाइगोन। लाइगर एंड टाइगोन ने आपने नाम भी सुने होंगे, है ना। तो मतलब लैब पे हम कुछ भी कर सकते हैं, लैब के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो स्पीसीज़ के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, बिल्कुल है, लेकिन लैब ने क्या किया, यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके बीच में भी ब्रीडिंग करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। अब आती है नेक्स्ट हायरार्की, नेक्स्ट यूनिट, इट्स अ बायोटिक कम्युनिटी। जितने भी सारा हमने भी क्या पढ़ी, स्पीसीज़ में अब जितनी भी हमने सारी अलग अलग स्पीसीज़ पढ़ी उन सबको हम इकट्ठे रखेंगे, उन सबको हम इकट्ठे पढ़ेंगे। अब असेंबलेज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, सॉरी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनको हम इकट्ठे पढ़ेंगे, यहाँ पे इसके हम असेंबलीज पढ़ेंगे। तो इस बेस पे बायोटिक कम्युनिटी नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी बन गई है पूरी, है ना। और बायोटिक है सिर्फ बायोटिक, नॉट ए बायोटिक, खाली बायोटिक कम्युनिटी, जितने भी स्पीसीज़ हैं। अब स्पीसीज़ में क्या आएंगे, सारे स्पीसीज़ में सारी लिविंग चीज़ें ही आती है ना, है ना, लिविंग स्पीसीज़ में। तो उन सारी जितनी भी स्पीसीज़ को इकट्ठा कर दिया और थी वो सारी लिविंग ही, तो उनको नाम क्या रख दिया, बायोटिक एंड बायोटिक कम्युनिटी बोल दिया गया। 3 तरह के बायोटिक कम्युनिटी होती है, एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी। जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, एनिमल कम्युनिटी इस तरह जिसमें सिर्फ एनिमल्स आएंगे, प्लांट कम्युनिटी जिसके अंदर प्लांट्स आएंगे, एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी जिसके अंदर माइक्रोब्स आएंगे। अब ये कहा गया था इस कम्युनिटी के अंदर कि जो तीनों कम्युनिटी है ना वो आपस में इंटरेक्शन शो करती हैं। फॉर एग्जांपल पॉन्ड कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी, 2 तरह के एग्जांपल दिए गए उस लाइन के बेस पे। किस लाइन के बेस पे, ये बोला गया कि जो कम्युनिटी है वो आपस में इंटरेक्शन शो करती हैं, और उसका एग्जांपल दिया गया पॉन्ड कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी। एग्जांपल कैसे, यहाँ पे पॉन्ड कम्युनिटी की बात करो तो एक पॉन्ड के अंदर एनिमल्स भी मिलते हैं, फिश वगैरह, प्लांट भी मिलते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन समझ लो, एंड कुछ माइक्रोब्स भी मिलते हैं ना। तो एक ही कम्युनिटी के अंदर तीनों कम्युनिटी मिल रही है, वो तीनों कम्युनिटी आपस में इंटरेक्शन शो कर रही है, तो ये बात बिल्कुल सही थी। तो ये बात यहाँ से प्रूफ होती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड कम्युनिटी। अब यहाँ पे हमने लिया बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक मतलब यहाँ पे इनमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिए। अब उससे बड़ी हायरार्की आती है हमारी इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम ना सिर्फ लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग चीज़ें भी लेंगे। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन इज अ सम ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। मतलब इकोसिस्टम अब हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट को पढ़ेंगे। अब तक हम सिर्फ बायोटिक को पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे एबायोटिक भी ऐड कर दिया है, मतलब हम इसमें एबायोटिक भी पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ा जाएगा। तो उस बेस पे इकोसिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 नहीं का और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मोस्ट कॉमन लिखे हैं। इट्स अ पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी हो सकता है, काफ़ी सारे होते हैं। मैंने 3 लिखे हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और कही जाती है, अभी हमें ये बात पता है कि एबायोटिक और बायोटिक के बीच में वो होते हैं साइक्लिंग, मैटर की साइक्लिंग होती है, आपस में इनका इंटर रिलेशनशिप होता है, इंट्रैक्शन होती है। ये बात मैंने आपको पहले ही प्रूफ कर दी थी पहली फर्स्ट वीडियो में इकोलॉजी की, जिसमें मैंने कहा था कि एक एबायोटिक और बायोटिक के बीच में इंट्रैक्शन होती है। मैं दोबारा से बता देती हूँ फिर भी, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कुछ खा रहा है और उसका वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, सोइल में जा रहा है। तो सोइल क्या है, सोइल तो एक
एबायोटिक है एंड वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो बायोटिक है। तो इसका मतलब सोइल के अंदर उसकी साइकिलिंग होएगी, उसके न्यूट्रिशन सोइल में जाएंगे, वहाँ पे कोई प्लांट उगेगा, उस प्लांट को फिर कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा, यही चलेगा ना। तो यहाँ पे मैटर की साइकिलिंग हुई, तो इसका मतलब एबायोटिक और बायोटिक के बीच में तो इंटर रिलेशनशिप बन चुका है, इंट्रैक्शन हो चुकी है। तो ये इस बात को प्रूव करता है। अब यहाँ पे कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं इकोसिस्टम के, जैसे मैंने अभी भी कहा कि क्या होता है यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम में एक्सचेंज होता है मटेरियल का, तो वही साइक्लिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन एबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मैंने कभी साइक्लिंग हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो फूड चेन से मिलके बना है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाएगा, फूड चेन है, या फिर कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी वही जो बात बताई, अभी बायोटिक और बायोटिक बीच में इंट्रैक्शन होता है, तो वही लाइन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बायोटिक और बायोटिक बीच में इंट्रैक्शन है, और या फिर बायोटिक में आपस में तो इंट्रैक्शन होता ही होता है, और एबायोटिक बायोटिक में भी इंट्रैक्शन है, ठीक है। ये लाइन वही लिखनी है आपको। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको पेपर में तो इलेबोरेट करके ही लिखना पड़ेगा, तो एक बार खुद से ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो अब हमारी सेकेंड यूनिट आती है इकोलॉजिकल हायरार्की की, इट्स बायोम। अभी तक हमने इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा था, अब बायोम पढ़ते हैं। बायोम से नेक्स्ट लेवल। बायोम दो वर्ड से मिलके बना है, इट्स अ बायो प्लस ओम। बायो क्या होता है, इट्स अ लाइफ, एंड ओम क्या होता है, इट्स अ मास। तो इसको टोटल इकट्ठा क्या बन गया, इट्स अ मास ऑफ लाइफ। क्या बना, मास ऑफ लाइफ। तो कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी इसे बोलते हैं। बायोम की डेफिनेशन होती है मास ऑफ लाइफ, या फिर कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बोला जा सकता है। अब मैंने कहा कि ये मास ऑफ लाइफ है, पूरी जितनी भी लाइफ है उसका एक मास है क्या, बायोम। तो इसका मतलब ये एक लार्ज इकोलॉजिकल एरिया कंसीडर करता है, बिल्कुल। एंड बायोम किससे मिलके बना है, जितना भी इकोसिस्टम उससे मिलके बना है, क्योंकि इकोलॉजी से ऊपर वाली यूनिट तो बायोम ही है। इसका मतलब जितनी भी इकोसिस्टम है वो सारा मिलके क्या बनाता है, बायोम ही बनाता है। तो एक और इसकी क्या लिखा जा सकता है इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम। एंड बायोम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल बायोम एंड एल्टीट्यूडनल बायोम। जो ये दोनों कैटेगरी हैं, अभी फ़िलहाल तो हम आप सिर्फ ये समझ लो कि दो कैटेगरी होती हैं। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, इस पर एक अलग टॉपिक, अलग चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो अगला आता है बायोस्फीयर। बायोम से अगली आती है बायोस्फीयर। इट्स अ लास्ट यूनिट ऑफ हायरार्की एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरार्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ हायरार्की। अब मैंने कहा बायोम जितने भी सारे बायोम इकट्ठे मिलके एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, सो कॉल्ड बायोस्फीयर। इसका मतलब बायोस्फीयर के अंदर वो सारी यूनिट आ गई जो अब तक हमने पढ़ी है ना। तो बायोस्फीयर नाम से पता चल रहा है, बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उस पूरे जोन को क्या बोल दिया जाता है, एक बायोस्फीयर बोल दिया जाता है। तो इसी वजह से इसे एक और नाम दिया गया, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ, या फिर इसे बोलते हैं इकोस्फीयर, जिसके अंदर बायोटिक एबायोटिक सारे तरह के फैक्टर्स आते हैं, जिसमें आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारी अर्थ पे टोटल 4 तरह के स्फीयर्स होते हैं। क्या होते हैं, टोटल 4 तरह के स्फीयर होते हैं, जिसमें होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो जो बायोस्फीयर होता है, यहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो सारा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बायोस्फीयर को। वैसे तो जो बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अगर आप एक अलग से पूरी बुक दी जाती है बायोस्फीयर के ऊपर, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने एक बुक देखी थी, उसके अंदर इतना बड़ा टॉपिक था बायोस्फीयर का, बस पूछो ही मत, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक था। लेकिन आपकी बुक में BSc लेवल में इतना बड़ा टॉपिक नहीं आता, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम बायोस्फीयर को कैसे समझे। तो मैंने उस बुक से आप एक एग्जाम्पल देखा था जिससे हम बायोस्फीयर को ईज़िली समझ सकते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर एक इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसे समझना मुश्किल ही है काफ़ी, लेकिन उतना इजी भी है देखा जाए तो मैं इसको उस बुक के अकॉर्डिंग उसमें एक एग्जांपल दिया था पोंड का। तो उस बुक में कहा था उसने कि हम पोंड की हेल्प से एक पोंड को हम एक बायोस्फीयर कंसीडर कर सकते हैं, करके चलें। कंसीडर करना नहीं है, सिर्फ करके चलना है आपको कि पोंड को आप एक बायोस्फीयर समझ लो। उस बेस पे फिर आप यहाँ पे देखो, फिर आप एक बायोस्फीयर को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। बायोस्फीयर को आप एक पोंड समझ लो, सिर्फ समझना है, और फिर उसको इजीली आपको बायोस्फीयर पूरा समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो पोंड है, एक पोंड है, उसके कुछ स्ट्रक्चर और फंक्शनल फीचर्स क्या होते हैं। मतलब अगर आप कोई पोंड देखते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो उसके अंदर, हम देखते हैं उसकी साइज़ कितनी है, कितना बड़ा पोंड है, उसमें कितनी गहराई है उस पोंड में, या फिर उसमें
किस तरह का पानी है, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, यही देखते हैं हम एक पॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो उसी बेस पे हम लगा सकते हैं कि एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड की पेरिफेरी देखो, उसकी शैलो वाटर देखो, उसका डीप वाटर देखो। ठीक है, वो तीनों जगह अलग अलग होगा, तो उस तीनों जगह पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी अलग अलग मिलेंगे, बिल्कुल होंगे। पता आपने देखोगे, आपको भी पेरिफेरी पे देखना, जो प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स डीप वाटर में शायद मिले भी ना, तो क्योंकि उनकी कंडीशन अलग अलग है ना। तो इसका मतलब एक पॉन्ड के पेरिफेरी पे जो वाटर है, या फिर शैलो वाटर है, फिर जो डीप वाटर है, वहाँ पे अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशंस, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है ना। ठीक है, एंड उसी तरह से उस पॉन्ड के अंदर पानी भी क्वांटिटी सेम नहीं रहती। अगर आप बात करो किसी पॉन्ड की, तो क्या मैं आपसे पूछूं कि एक पॉन्ड के अंदर पानी की क्वांटिटी सेम क्यों नहीं रहती, एक ही जैसी क्यों नहीं रहती हर थ्रू आउट द ईयर, क्यों नहीं रहती? क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ साइकिल्स चलते हैं। लाइक एक पॉन्ड है, पॉन्ड में वही इवेपोरेशन हुआ थ्रू सन एंड क्लाउड्स की फॉर्मेशन एंड रेनिंग ऑन लैंड, एंड लैंड से वाटर वापस पॉन्ड में, तो यहाँ पे रिसाइकलिंग हुई। तो इसी वजह से जो वाटर की अमाउंट है वो कांस्टेंट नहीं रहती किसी पॉन्ड में। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको पॉन्ड का। तो उस पॉन्ड की एग्जांपल की हेल्प से आप इको बायोस्फीयर को आप ईजिली समझ सकते हो कि एक बायोस्फीयर कितना बड़ा टॉपिक है ना। अब मैंने पॉन्ड को टॉपिक को समझाने के लिए इतना टाइम लग जाता है हमें, ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया है। लेकिन अगर आप पॉन्ड के एग्जांपल को अच्छे से पढ़ोगे ना, जो इस बुक से मैंने पढ़ा था, या फिर आप कोई बुक भी प्रेफर कर सकते हो, कभी देखना बायोस्फीयर का कोई टॉपिक देखना, नेट से सर्च करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायोस्फीयर कितना बड़ा टॉपिक है। और उसको हम अगर पॉन्ड की एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन वही बात जो बायोस्फीयर है, इसके ऊपर भी आई थिंक एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, बहुत बड़ा। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद एक टॉपिक रहता है छोटा सा, इकोलॉजिकल नाइक बोलते हो या फिर निश बोलते हो, आप देखो आप क्या बोलते हो, मैं तो वैसे बोल देती हूँ जो मेरा मन करे। तो इकोलॉजिकल जो निश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि मैं यहाँ इस वीडियो में आपको इस बारे में पढ़ाऊँ, इकोलॉजिकल निश के बारे में। क्योंकि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर मैंने इसमें पढ़ाया तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए उसके इकोलॉजिकल निश के लिए, तो वो मैं वीडियो अलग से डालूँगी। हो सकता है उस वीडियो में काफ़ी टाइम लग जाए मेरे को बनाने में, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और कुछ मिस भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एनवायरनमेंट सेकंड चैप्टर जो है। ठीक है, सो बाय बाय।